Good morning students. Welcome to the next session of QuestPod English. English के QuestPod से काफ़ी बच्चों के रिस्पॉन्स आए हैं कि मैम इसको देखने के बाद ग्रामर, वोकैबुलरी, स्टडी पैटर्न, हमारे डाउट्स जो भी हैं और जो थोड़ा सा मोटिवेशन का डोज आप देती हैं उससे हमें बहुत फायदा हो रहा है. एब्सोल्युटली स्टूडेंट्स, आप जितना इस QuestPod को ध्यान से देखोगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट्स मैं देती हूं विथ रिस्पेक्ट टू वोकैबुलरी, ग्रामर, इंग्लिश, स्टडी पैटर्न को, एंड इफ यू जस्ट नोट डाउन एंड फॉलो इट, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. तो शुरुआत करते हैं आज के सैटरडे की QuestPod 4 से. इंग्लिश QuestPod 4. लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. द फर्स्ट थिंग, स्टडी पैटर्न. क्योंकि अभी कोई नया नोटिफिकेशन एज सच आया नहीं है जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए बच्चों के काफी टेलीग्राम पे डाउट्स थे कि मैम स्टडी कैसे करें इंग्लिश की. बट उससे पहले मैं कुछ बता दूं कि मैं हमेशा से वर्कलोड बच्चों को ज्यादा देती हूं ताकि अगर उसमें से वो बच्चे आधा भी पढ़ें तो उनका एग्जाम निकलना चाहिए. ठीक है. सो फातिमा मैम का इंग्लिश का वर्कलोड बुरे से बुरा 6 घंटे का तो होता है अगर बैच खत्म हो गई हो तो. अगर बैच आपकी चालू है तो वर्कलोड डेली 4 घंटे का होता है. उससे आप मेरे साथ प्लीज किसी किस्म का नेगोशिएशन या बार्गेनिंग मत करना. आई एम नॉट गोइंग टू रिड्यूस द टास्क दैट इज बीइंग गिवन फॉर इंग्लिश. लेट्स गेट रेडी फॉर फर्स्ट. रीडिंग इज समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल. नॉन नेगोशिएबल यानी इसमें मेरे साथ बहस ही मत करो. मैम ने अगर बोला है 3 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है. मैम ने बोला अगर इतना पढ़ना है तो पढ़ना है. उसमें भावताव करोगे बिल्कुल नहीं चलेगा. रीडिंग इज समथिंग विच इज नॉन नेगोशिएबल व्हेन इट कम्स टू अपीयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. Clear? Let's go for the second point. The point says reading newspaper कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए. Yes, पढ़ के समझना, this is very important. मैडम मैं 2 घंटे में 15 आर्टिकल पढ़ रहा हूं पर उसमें से 5 ही समझते हैं. गलत रीडिंग स्टाइल. आप 2 घंटे में 7 आर्टिकल्स पढ़ें, I don't mind, but you should understand all the 7 articles. Students, रीडिंग का सही तरीका, आप प्लीज डबल रीडिंग की अपने ब्रेन को आदत ना डालें. आप भले ही एक बार पढ़ने पे स्लो रीड करें, बट प्लीज डोंट गिव योरसेल्फ एन ऑप्शन ऑफ डबल और रीडिंग एन आर्टिकल 3 टाइम्स. एक ही बार पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, समझ कर पढ़ो. दैट इज द करेक्ट स्टाइल. सेकेंड, मैम कौन सा न्यूज़पेपर, जैसे मैं हमेशा कहती हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड्स, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक फाइनेंशियल एक्सप्रेस, द हिंदू, बट एडिटोरियल छोड़ के कोई भी पन्ने का आर्टिकल पढ़ो. अब बहुत बच्चों के सवाल ये भी थी कि मैम 1.5 घंटे की रीडिंग के बाद मन भर जाता है. द ओनली रीजन इज बिकॉज यू हैव नॉट डन दिस एवर बिफोर, राइट? कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं ना. तो कोई चीज जो हम नहीं करते हैं उससे इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, एग्जॉस्टेड फील होता है. कोशिश ये करो कि जब आप 2 घंटे इंग्लिश के न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं, सपोज आपने 5 आर्टिकल्स पढ़े, सपोज आपने 10 आर्टिकल्स पढ़े, जो भी आर्टिकल आपने पढ़ा उसका जनरल आइडिया लिखें. अगेन आई एम सेइंग योर पेन शुड वर्क. Please write at least the theme, the central idea, the general idea, the gist of what you have read. And that will only help you to enhance your comprehension skills. Clear? So reading newspaper 2 घंटा, but I don't want it to be quantified. 15 आर्टिकल पढ़े मैम, 20 आर्टिकल पढ़े, नहीं चाहिए. 2 घंटे में 10 ही आर्टिकल पढ़ो, समझ कर पढ़ो, which is important. Next, बुक रीडिंग 1 आवर. जैसे मैंने हमेशा से कहा है, 1 बुक 1 वीक टारगेट होना चाहिए. तो मैम ऐसा कब तक कहानी चलेगी? कम से कम जब तक आप 200 नॉवेल्स कवर नहीं कर लेते. ऐसा क्यों? बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया है, बट अगेन आई रिपीट दिस बिकॉज आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस in my weekly talks कि there was a student who specially came down for maths and LR, जो शुभम सर्स एकेडमी में 2018 में मैथ्स LR ज्वाइन करने आया था और उसने इंग्लिश का डेमो सेशन किया और फिर सेशन के बाद मुझसे मिलकर कहता है कि मैम मुझे इंग्लिश भी ज्वाइन करना है. सो आई सेड ओके यू कैन ज्वाइन, बट तुम पहली बार इंग्लिश के लिए अपीयर हो रहे हो किसी एग्जाम के लिए? नहीं मैम, मैंने ऑलरेडी एग्जाम्स दिए हैं और मेरा इंग्लिश का स्कोर 25 के ऊपर ही रहा है, 22 के ऊपर ही रहा है. एंड आई वाज रियली शॉक्ड कि 22-25 का इंग्लिश का स्कोर है प्री में, फिर क्यों इंग्लिश के लिए तुम ज्वाइन करना चाहते हो? ऐसे ही आ जाओ, मैं आपको गाइड कर दूंगी.
वो बच्चे ने कहा नहीं मैम मुझे ग्रामर सीखना है। मैंने कहा तुमको ग्रामर नहीं आता? नहीं मैम मुझे ग्रामर नहीं आता। फिर तुमने 22 और 25 का स्कोर लाया कैसे इंग्लिश में? एंड दैट स्टूडेंट सेड कि मैम मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूं, मैं 4 साल के इंजीनियरिंग में तकरीबन 200 से 250 इंग्लिश नॉवेल्स पढ़े हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश नॉवेल रीडिंग की आदत थी। 200-250 नॉवेल पढ़ने के बाद वो बच्चा अगर आप पेपर को हाथ नहीं भी लगाए तो उसका 22-25 का स्कोर आता है। He has been selected, okay? He's currently working in a bank. This is what is the magic of book reading. Next, vocabulary quiz. जैसे मैं हमेशा कहती हूं, vocabulary is the software of the language. इसको आपको हमेशा अपडेट करना पड़ता है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैंने आज vocabulary पढ़ी तो मैं 10 दिन तक vocabulary को हाथ नहीं लगाऊंगा। नहीं, it has to be done on daily basis. लेकिन जब आप vocabulary quiz देंगे, इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको एक नई चीज ऐड करके देती हूं। सपोज आपने एक vocabulary quiz दी, सेम vocabulary quiz 10 क्वेश्चन की आपको दिन में से 4 से 3 से 5 बार देनी है। 3, 4, 5 बार देनी है। क्यों मैम ऐसे? बताती हूं। स्मोकिंग इज डेंजरस टू हेल्थ या स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये 2 सेंटेंस जब आप सुनते हो तुरंत आपके दिमाग में आता है कि मैम स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, नॉट डेंजरस टू हेल्थ। बट हालांकि दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है। आपने स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ क्यों बोला? क्योंकि पिक्चर शुरू होने से पहले थिएटर में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बहुत सारे बड़े प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में, या अगर स्क्रीन पे हीरो कभी सिगरेट स्मोक करते हुए दिखा तो ये लिखकर आता है। आपने बार बार देखने से आपको ये पता चल गया कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। दिस इज अ मोर करेक्ट सेंटेंस। अंडरस्टूड? सेम। तो अगर आप पहली बार वोकैबुलरी क्विज सुबह देते हो, 10 में से मैम मेरे 5 ही करेक्ट आए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम क्विज को दोपहर में रिपीट करो, सेम क्विज को शाम में रिपीट करो, सेम क्विज को रात में 10 बजे फिर रिपीट करके सोना, क्योंकि जितनी बार वो शब्द और उसका सिनो एंटो आपके सामने से जाएगा उतनी बार वो शब्द आपके दिमाग में घर करता जाएगा। क्लियर? यस। विजुअल लर्निंग भी वोकैबुलरी की होती है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। 2 आरसी नहीं किया, मेंस नहीं निकला। आरसी मेंस के लिए बेस बनाता है। जिन बच्चों का मेंस निकला है, आरआरबीपीओ का रिजल्ट आ चुका है, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आरसी आपने मेंस में किया था। कई बच्चे ऐसे होंगे बोलेंगे हमने आरसी मेंस में किया था, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे हमने मेंस में आरसी नहीं किया, बट हमारी आरसी पे महारत थी। आरसी कैसे करना है, आरसी की एक्यूरेसी हमारी अच्छी थी, बट हमने दूसरे क्वेश्चंस के थ्रू स्कोर किया। बिकॉज जनरली जब मेंस का पेपर बनता है तो द पेपर इज मोर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। क्लियर? नेक्स्ट, क्विज एंड मॉक टेस्ट। अगर आपका प्री का स्कोर 15 के ऊपर जा रहा है, अगर आपका प्री का स्कोर 15 के ऊपर जा रहा है, तो आप एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी डे या थ्राइस अ वीक मॉक टेस्ट इंग्लिश का 30 मार्क का दे सकते हैं। कोई भी दो, स्टाफ सिलेक्शन का मिल गया तो दे दो, एमबीए का मिला तो दो, बैंकिंग का मिला तो दो, क्लर्क है, ऑफिसर है, प्री है, दो। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मैम प्री का स्कोर 15 के ऊपर नहीं जा रहा है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि मॉक टेस्ट अभी मत दो। क्यों? जनरली इंग्लिश का ये होता है स्टूडेंट्स कि अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं और स्कोर कम आया तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है कि मुझे इंग्लिश आता ही नहीं, और वो डर बैठ जाता है। इसीलिए जब तक तुम इंग्लिश के लिए पूरी तरीके से तैयार नहीं हो तब तक आप क्विज पे ही रहो। क्विज यानी 10 मार्क के, 15 मार्क के, 20 मार्क के क्वेश्चंस। कहां से देने हैं? ऑलिव बोर्ड का ऐप डाउनलोड करना है। ऑलिव बोर्ड के ऐप में डेली इंग्लिश के 10-15 मार्क्स के क्वेश्चन के क्विज आते हैं। अड्डा 24/7 भी डेली फ्री इंग्लिश के 10-15 मार्क के क्विजेस देता है। इस पे महारत आने के बाद आप फिर मॉक टेस्ट पे जाएं। क्लियर? रीड, दिस इज समथिंग विच वी कैन नॉट नेगोशिएट ऑन। सेकेंड, बुक रीडिंग। बुक रीडिंग के लिए या बुक रीडिंग करते समय वोकैबुलरी पे फोकस मत करो। बुक रीडिंग करते समय फोकस इस बात पे करो कि क्या मुझे उसका जनरल आइडिया समझ रहा है, नॉवेल किस तरफ कहानी को लेकर जा रही है, कौन सा कैरेक्टर आप पसंद करते हो कहानी में। यू गेट इन्वॉल्व इन द स्टोरी, डोंट गेट स्टक विद द वोकैबुलरी। ये मैं कहना चाह रही हूं। बुक रीडिंग इज ओनली फॉर स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंशन, नॉट फॉर द वोकैबुलरी पर्पस।
नेक्स्ट वोकैबुलरी क्विज, एक ही क्विज दिन में से 3, 4, 5 बार दो, जितना ज्यादा दोगे थ्रू विजुअल लर्निंग यू कैन मेमोराइज द न्यू वर्ड्स। आरसी के बिना मेंस की कोई दरवाजा नहीं, आरसी नहीं, मेंस नहीं, क्विज या मॉक टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट स्टार परफॉर्मर्स, एज यूजुअल स्टार परफॉर्मर्स कौन है? सबसे पहले है योगेश विटेकर। योगेश का मुझे अच्छा ये लगा कि ये बच्चे ने अपना सबमिशन बिफोर टाइम किया है, क्योंकि योगेश को अपने किसी फैमिली मेंबर को हॉस्पिटल लेकर जाना था। सो यानी ऐसे बच्चों के जब मुझे सबमिशंस आते हैं असाइनमेंट के, तो आई फील सो गुड कि लाइक हाउ सिंसियर दीज स्टूडेंट्स आर, हाउ कंसर्न दे आर, हाउ पर्टिकुलर दे आर कि नहीं मैम को असाइनमेंट फ्राइडे के पहले भेजना है, फ्राइडे मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं मैम का लेक्चर नहीं अटेंड कर पाऊंगा एंड आई डोंट वांट दैट आई शुड बी ब्लॉक्ड, दैट्स व्हाई ये बच्चे ने पहले भेजा। सो मुझे ऐसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा फील होता है और ऐसा लगता है कि नहीं यार ये बच्चे का रिजल्ट आएगा ही आएगा, बिकॉज ही इज सो मच डेडिकेटेड टू हिज सबमिशंस। नेक्स्ट शुभम लोहारे सेलेक्टेड एज आरआरबी पीओ। शुभम लोहारे को जब भी देखती हूं तो एक शांत सा लड़का जो बहुत कम बात करता है, जो बहुत कम स्माइल देता है, चेहरे पे थोड़ा सा डर लिया हुआ लड़का मुझे केबिन के बाहर हमेशा नजर आता है। शुभम लोहारे का ऐसा है कि शुभम के ग्रुप के ऑलमोस्ट सारे बच्चों के रिजल्ट्स आ गए थे, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इन द ईयर 2019। शुभम का रिजल्ट नहीं आया। शुभम का रिजल्ट नहीं आने पर मैं, शुभम सर थोड़े से परेशान थे कि यार ये बच्चा काफी डिजर्विंग है, इसका रिजल्ट नहीं आया। 2-3 बार शुभम को पर्सनली बुला के बात भी किया कि मॉक टेस्ट में तो स्कोर लाते हो, एग्जाम में जाके क्या करते हो। सच में मैं बहुत परेशान हो गई थी इस बच्चे को लेकर, बिकॉज ही इज अ वेरी वेल डिजर्विंग कैंडिडेट। इतना बच्चा इतने एफर्ट्स डाल रहा है, रिजल्ट्स कहां। शुभम का ये प्रॉब्लम था कि शुभम का माइंडसेट थोड़ा सा एग्जाम में वीक पड़ जाता था। तैयारी भरपूर है, फुल तैयारी के साथ ये मैदान में उतरता है, लेकिन जैसे ही पहला बॉल आता है थोड़ा सा डर, थोड़ा सा प्रेशर, कब ज्यादा डर और कब प्रेशर बन जाता था ये शुभम को समझ में ही नहीं आता था। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल शुभम, शुभम फोकस ऑन हैंडलिंग योर प्रेशर, focus on handling your pressure, and I'm so happy that he has done that, he has finally done that। कई बार ऐसे भी बच्चे हैं कि मैम सब कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हो तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो तुम्हारी प्रैक्टिस, क्या तुम उसके लिए तैयार हो, और दूसरा होता है डी डे प्रिपरेशन, दैट इज मेंटली तुम कितने स्ट्रांग हो कि तुम उस दिन के प्रेशर को हैंडल कर सको। एंड फाइनली शुभम हैज मेड इट। Keep it up, Shubham. I'm so proud and I'm so happy for you. अभय चौहान, अभय चौहान का आरआरबी पीओ भी आया है रिजल्ट, आरआरबी असिस्टेंट भी आया है, लेकिन अभय का नाम यहां लेने का एक स्पेसिफिक रीजन है। मैं यहां पे टेलीग्राम के कुछ मैसेजेस दिखाना चाहूंगी, वैभव सर को बोलूंगी कि मैं वो पोस्ट करे कि अभय ने क्या किया है। इफ यू कैन जस्ट सी द डेट्स, वो बच्चा मुझे हर महीने टच में था थ्रू टेलीग्राम। मैम ऐसा है, मैम ये है, मैम ये है, मैम ये इशू है, मैम ये हो रहा है, मैम देखो बच्चों के साथ ये हो रहा है, मैम मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे अभय का अच्छा ये लगा कि पूरे लॉकडाउन में, आई टोल्ड दिस टू इवन शुभम सर, कि पूरे लॉकडाउन में अभय एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा टेलीग्राम पे। ही ऑलवेज वॉज इन टच विथ मी कि मैम ये चल रहा है, मैम ये हो रहा है, मैम ऐसे हो रहा है। सो यू नो दैट मैटर्स, दैट रियली मैटर्स कि आप जब कंसिस्टेंटली एक फैकल्टी के साथ टच में हो। इवन इन द लॉकडाउन, इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन अभय के मैसेजेस मेरे टेलीग्राम पे है। सो दिस प्रूव्स दैट ही वाज इन कंटिन्यूअसली टच विद द फैकल्टी एंड देयरफॉर ही हैज हिज रिजल्ट्स राइट नाउ। नेक्स्ट, ग्रुप स्टडी इंग्लिश। एक्चुअली कोपरा गैंग के ग्रुप्स देखने के बाद बहुत सारे बच्चों ने ग्रुप्स बना लिए हैं, एंड यू वोंट बिलीव टेलीग्राम पे ऑलमोस्ट 25 to 30 ग्रुप्स इंग्लिश के स्टडी के लिए बन चुके हैं, जिसके हर ग्रुप में मैं एडेड हूं। क्लियर? एंड डिफरेंट नेम्स, 5 पंटर, टारगेट एसबीआई क्लर्क, इंजीनियर्स, बैंकर्स। सो देयर आर मेनी ग्रुप्स एंड आई टोल्ड देम कि प्लीज ग्रुप का नाम रखो, क्योंकि मैं जब आपको कॉन्फ्रेंस कॉल करती हूं मुझे बहुत दिक्कत आती है कि मैं कौन से ग्रुप से बात कर रही हूं। प्लीज कीप अ नेम फॉर योर ग्रुप। सो व्हेन इट कम्स टू ग्रुप स्टडी इंग्लिश की कैसे होनी चाहिए, सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, प्लीज 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 लिसन। आप जिस भी ग्रुप में एंट्री ले रहे हो या जिन बच्चों को अपने ग्रुप के अंदर ले रहे हो, द स्टूडेंट शुड बी सिंसियर। द स्टूडेंट शुड बी सिंसियर। आई एम नॉट आस्किंग दैट द स्टूडेंट शुड बी इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट शुड बी हार्ड वर्किंग, ही शुड बी सिंसियर। मतलब उसको यह पता होना चाहिए कि वो इस ग्रुप में क्यों है।
नो कैजुअल एटीट्यूड फर्स्ट। सेकेंड, आप अपने ग्रुप का नाम रखें, आप अपने ग्रुप का एक टारगेट डिसाइड करें। जैसे हमारे ग्रुप का टारगेट है एसबीआई असिस्टेंट, हमारे ग्रुप का टारगेट है एसबीआई पीओ, हमारे ग्रुप का टारगेट है आरबीआई असिस्टेंट, व्हाटएवर। और अपना एक पर्सनल टारगेट भी आप डिसाइड करें। उसके बाद एक टेलीग्राम चैनल बनाएं। इंग्लिश का सेम रखना चाहते हैं मैथ्स एलआर के साथ तो चलेगा, इंग्लिश का अलग करके मैथ्स एलआर का भी करना चाहते हैं तो चलेगा। उसमें इंग्लिश के डेली एक्टिविटीज क्या होने चाहिए वो मैं बताती हूं। व्हेन इट कम्स टू ग्रुप, उसमें इंग्लिश की दो ही चीजें बहुत अच्छे से होती है। ग्रुप में हमेशा याद रखो वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, और सेकेंड, ग्रामर के रूल्स अच्छे से रिवाइज हो जाते हैं। तो जब आप ग्रुप स्टडी की बात करते हो तो डेली आपको 10 वोकैबुलरी, 15 न्यू और मे बी 20 वोकैबुलरी वर्ड्स डालने हैं, और उसके ऊपर एक दूसरे को क्वेश्चंस करना है। इनफैक्ट एक कॉन्फ्रेंस कॉल के थ्रू आप खेल भी सकते हो गेम्स, जैसे गिव मी अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद एम एंड एंड्स विद डी, मॉरिबंड। गिव मी अ वर्ड दैट स्टार्ट्स विद बी एंड एंड्स विद डी, ब्लैंडिशमेंट। गिव मी अ सिनोनिम ऑफ साइकोफैंट, अगेन ब्लैंडिशमेंट। तो ये वोकैबुलरी के गेम्स आप खेल सकते हैं, स्पेलिंग के गेम्स आप खेल सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी याद तभी होती है जब उसके साथ आप खेलते हो। नेक्स्ट है एरर्स। डेली 10 से 15 क्वेश्चन स्पॉट द एरर के ग्रुप में होना चाहिए, जिसमें से हर बच्चे को रूल्स रिवाइज हो जाते हैं। फिर तो स्पॉट द एरर और वोकैबुलरी आप ग्रुप में करें। इसके अलावा ग्रुप में जो चीज बहुत अच्छे से होती है वो होता है जीके, ठीक है। रीडिंग आपकी पर्सनल होनी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आपका पर्सनल होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश की एक और चीज आप ग्रुप में कर सकते हो कि वीक में एक दिन डिसाइड करो और उस दिन आप सब लोग मॉक टेस्ट दें, सेम मॉक टेस्ट, और उसके स्कोर का एनालिसिस, उस क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस आप सब लोग साथ में कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ग्रुप स्टडी प्लान शुड वर्क। एंड मेक अ पॉइंट कि एवरी सैटरडे, फर्स्ट और थर्ड सैटरडे का ग्रुप बनाया है मैंने, सेकंड और फोर्थ सैटरडे का ग्रुप बनाया है मैंने, जिनके लिए मैंने एक पर्टिकुलर टाइम दिया है जिसमें आप मेरे साथ इंग्लिश का कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। बट ग्रुप स्टडी रियली वर्क्स इफ इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सिंसियर स्टूडेंट्स। अगर आपके ग्रुप में कोई भी ऐसा बच्चा है जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है, जो टाइम पास कर रहा है, तो प्लीज टेल हिम, प्लीज इन्फॉर्म मी कि मैम ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम ये ग्रुप में से स्टूडेंट को निकालना चाहते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग स्टूडेंट्स, यहाँ आप दोस्त बनाने नहीं आए हो, आप यहाँ पे रिजल्ट्स के लिए हो, ठीक है। और अच्छा दोस्त वही है जो आपको सही सजेशन, सही एडवाइस देता है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स के डाउट्स। स्टूडेंट्स के डाउट्स, सबसे पहले प्रियंका और वैभव, जिनके डाउट्स ऑलमोस्ट सेम है क्योंकि ये दोनों भी नॉन एसएसए स्टूडेंट्स हैं, या मे भी शायद 5th ऑनलाइन बैच के नए स्टूडेंट्स हैं। इतनी बार इन्होंने सेशन में जीएसटी का कॉन्सेप्ट सुना तो उनको लग रहा है कहीं ये गुड्स एंड सेल टैक्स तो नहीं है मैम, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका रेलेवेंस क्या है, ये मैम क्यों बनाने लगाती है, इससे क्या फायदा होता है और इसे कैसे किया जाता है। तो इसके ऊपर मैं शॉर्ट में बता दूं, जीएसटी को कैसे करते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म है जनरल आइडिया, स्ट्रक्चर, टोन। इसे कैसे करते हैं, एक आर्टिकल पढ़ने के बाद 3 सवालों के जवाब आपको देने हैं। आर्टिकल में क्या था, जनरल आइडिया। आर्टिकल में कैसे लिखा था ऑथर ने, कैसे लिखा था, स्ट्रक्चर, हाउ। और ये सब मुझे क्यों बता रहा है, व्हाई इज ही टेलिंग मी, टोन ऑफ द पैसेज। जीएसटी कोई भी एग्जाम में नहीं आता है, किसी भी एग्जाम में जीएसटी नहीं आता है। फिर जीएसटी क्यों, जीएसटी से तुम्हारा कॉम्प्रिहेंशन बढ़ता है। मतलब मैम फॉर एग्जाम्पल अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी 11th-12th में, तो एक कैटलिस्ट नाम का शब्द सुना होगा आपने, राइट। कैटलिस्ट क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को एकदम फास्ट कर देता है। सेम थिंग जीएसटी, अगर एक बच्चा 6 महीने न्यूज़पेपर की रीडिंग करके जो अंडरस्टैंडिंग लाता है, जो लेवल लाता है इंग्लिश का, जीएसटी वही चीज 2 महीने में करता है। सो जीएसटी इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट टू एनहांस योर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स। तुम्हारी इंग्लिश की समझ को बढ़ाने का काम जीएसटी करता है। एक बच्चा अगर 6 महीने में सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करके एक इंग्लिश का लेवल ला रहा है, तो दूसरा बच्चा 2 महीने में उसी लेवल को हासिल कर सकता है विथ जीएसटी, ड्रॉइंग जीएसटी कंसिस्टेंटली एंड कंटिन्यूअसली, ठीक है। जीएसटी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आई कैन से इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड, और उसको समझाने के लिए 15 दिन 10 दिन तो लगते हैं बच्चा।
सो आप अगर जीएसटी नहीं बनाते हैं, अगर आपने आर्टिकल भी पढ़ा, दिस इज स्पेशली फॉर द नॉन एसएसए स्टूडेंट्स, अगर आपने आर्टिकल भी पढ़ा और आर्टिकल पढ़ने के बाद सिर्फ 2 लाइन में भी ये लिखा कि राइटर क्या बोल रहा है, ऑथर काय सांगतो, व्हाट इज द राइटर ट्राइंग टू से, व्हाट इज द जनरल थीम, उतना भी लिखा, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन फर्क पड़ेगा उससे, ठीक है। मतलब वो सिर्फ आपकी इंग्लिश के अंडरस्टैंडिंग को फास्ट करता है, कोई एग्जाम में नहीं आता ये, ठीक है। नेक्स्ट, सुजित का डाउट है, आई थिंक ही इज फ्रॉम 5th ऑनलाइन बैच, और सुजित का कहना है कि मैम मैं बुक रीड कर रहा हूं सुधा मूर्ति जी की, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ठीक, Sujit, this is again my own real life example. My eldest daughter, she is now 10 years old, और उसने अभी साइकिलिंग सीखी है विदाउट सपोर्ट टायर्स जो होते हैं, 2 टायर। तो द डे 1 जब उसको मैं साइकिलिंग सिखा रही थी, एंड आई स्टार्टेड कि बच्चा दिस इज द प्रोसीजर, ऐसे ब्रेक, ऐसे हाथ, ऐसे पैर, एंड यू हैव टू कीप ऑन पैडलिंग एवरीथिंग। तो विद इन 3 मिनट्स उसने पहला स्टेटमेंट दिया, मम्मी ये बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं करने वाली हूं। मैंने कहा ठीक है, आई मोटिवेटेड हर। आगे तक जाने के बाद गिर गई, गिरने के बाद उठ के फर्स्ट स्टेटमेंट था, मैं जिंदगी में कभी साइकिल नहीं सीखने वाली हूं, एंड आई स्टिल मोटिवेटेड हर। 10 मिनट 15 मिनट टेढ़ा मेढ़ा होके, डर डर के, तकलीफ से, डिफिकल्ट समझ के चलाया। 1 घंटे के बाद शी वॉज साइकिलिंग एंड दैट टू परफेक्टली, आ गई थी। मैंने कहा 1 घंटे पहले तो तुम कह रही थी कि तुम कभी नहीं सीख सकोगी जिंदगी में, 1 घंटे में क्या जादू हो गया, क्या जादू हो गया 1 घंटे में कि तुमको साइकिल चलानी आ गई। एंड शी सेड मम्मा वो 1 घंटे में मैंने सिर्फ प्रैक्टिस की। सेम थिंग अप्लाइज फॉर रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। इनिशियली सुजीत इट विल साउंड वेरी टफ। अपने खुद के बचपन के दिन भी याद रखो, जब फर्स्ट टाइम साइकिल सीखी होगी या फर्स्ट टाइम कोई चीज़ आप करने जाते हो, ऐसा लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट जब आप उसको करते रहते हो तब वो चीज़ आसान होती है। सो प्रैक्टिस विल ओनली मेक यू कंफर्टेबल विद दैट थिंग, एंड देन दैट कंफर्ट लेवल विल हेल्प यू टू मेक इट मोर परफेक्ट। अंडरस्टूड सुजीत? हार मत मानो, चीज़ें मुश्किल है आपकी लाइफ में, ऐसे यही नहीं, रीडिंग ही नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी जो शुरू में लगता है कि यार इम्पॉसिबल है, बट इट एक्चुअली प्रूव्स कि हो सकता है। नेक्स्ट, मैम मेरा स्कोर बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है। कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि मैम हमारे स्कोर काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहे हैं। तो स्कोर फ्लक्चुएशन के इंग्लिश में 2 रीजंस हैं। पहला रीजन, स्कोर फ्लक्चुएट होता है आपकी माइंडसेट की वजह से। अगर मैंने सुबह मम्मी के साथ बहस की, भाई के साथ झगड़ा किया, घर के झगड़े के बीच में घुसा और मॉक टेस्ट दी, स्कोर कम आएगा। अगर मैंने दिन भर पढ़ाई की, थके हुए दिमाग के साथ इंग्लिश की मॉक टेस्ट दी, स्कोर कम आएगा। अगर मुझे किसी ने बुरा भला कहा, कोई रिलेटिव ने आके मुझे बुरा भला कहा और फिर मैं इंग्लिश की टेस्ट देने जा रहा हूं, स्कोर कम आएगा। आई कैन राइट दिस ऑन अ बॉन्ड पेपर फॉर यू। इंग्लिश का स्कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर माइंडसेट। तुम्हारा दिमाग थका हुआ है, तुम्हारा दिमाग चिंतित है, तुम्हारा दिमाग अगर नेगेटिव थॉट से भरा है, स्कोर नहीं आएगा। अगर तुम 20 स्कोर करते हो तो उसको डायरेक्टली 12 पे 10 पे ला लो। ये मैं नहीं कहती, ये साइकोलॉजी कहती है कि जनरली आर्ट इज कनेक्टेड मोर विथ योर माइंडसेट। आर्ट इज कनेक्टेड मोर विथ योर माइंडसेट। ऐसा हाल मैथ सलार का नहीं होता है। इनफैक्ट मैम मैथ सलार का तो हाल ऐसा है, सच में मेरा भी ऐसे, मैं आपको कहूंगी व्हेन आई यूज्ड टू बी इन 12th स्टैंडर्ड, कि जब आपका मूड खराब है और जब आप मैथ्स लेके बैठते हैं तो थोड़ी देर मैथ्स करने के बाद मूड अच्छा हो जाता है। बट इंग्लिश का ऐसा नहीं है, मूड खराब है और इंग्लिश लेके बैठे तो इंग्लिश का स्कोर गंदा देख के मूड और खराब हो जाता है। एंड दिस इज व्हाट रियलिटी इज, दिस इज व्हाट रियलिटी इज। सेम थिंग, इंग्लिश इज एन आर्ट, मैथ्स एंड एलआर साइंस के सब्जेक्ट्स है। तो आर्ट के लिए you need to have a very stable, very positive and a very fresh mindset start. Clear? दूसरा रीजन स्कोर फ्लक्चुएट होने का होता है चॉइस ऑफ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन पेपर बहुत इजी है तो आपने वहां पे 28, 27, 25 अटेम्प्ट किए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है और उस डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर में आप 25, 26, 28 मार्क के आ रहे हो तो आपने गलत किया। आपको पता है कि पिच बैटिंग की नहीं है, पिच बॉलिंग की है, और आप मन में ठान लिए 100 तो मार के आऊंगा, 10 पे विकेट उखड़ जाती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस।
क्लियर? ये दो चीजों की वजह से स्कोर फ्लक्चुएट होता है, वरना ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी को एक बार 18 आ रहा है, किसी को 8 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। नहीं, ये चॉइस ऑफ क्वेश्चंस और माइंडसेट का ही पूरा खेल है। ठीक है, नेक्स्ट वैभव का एक क्वेश्चन था कि मैम आरआरबी असिस्टेंट में मुझे 30 मार्क मिले हैं 38 में से अटेम्प्ट, मैंने 38 अटेम्प्ट किया था, मुझे 30 का स्कोर आया है, मैं इसको और कैसे बढ़ाऊं? वैभव के 38 अटेम्प्ट्स थे आरआरबी असिस्टेंट में, 30 का स्कोर आया है, स्कोर कैसे बढ़ाऊं? नाउ लिसन वैभव, एज सच अगर देखा जाए गुड स्कोर, कीप इट अप। लेकिन जब आप एक स्टैग्नेंट लेवल पे आ जाते हो, आप इसको और थोड़ा बढ़ाना चाहते हो, तो यहां पे मैं कहूंगी कि आपको थोड़ा सा रीडिंग का लेवल बढ़ाना है, वोकैबुलरी का लेवल बढ़ाना है, और थोड़ा सा स्पॉट द एरर और ग्रामर का भी लेवल बढ़ाना है। रीडिंग का लेवल बढ़ाना मतलब सपोज अगर आप द हिंदू का नेशनल इंटरनेशनल पेज पे ज्यादा आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, तो उसी को जाना है बिजनेस और एडिटोरियल पेज पे, फर्स्ट। सेकेंड, अगर आप वोकैबुलरी में द हिंदू की वोकैबुलरी रेफर कर रहे हो, जहां 10 वर्ड्स करें वहां 20 करो। ईडियम्स और फ्रेजेस पे भी ध्यान दो, फ्रेजल वर्ब्स को भी चेक करते रहो। दैट नेक्स्ट, आरसी एंड प्रैक्टिस मोर। अभी वैभव अगर आप देखोगे आपका स्कोर, तो कहीं ना कहीं तो आपका वीक एरिया होगा, जैसे फिलर्स मैम, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट। कीप प्रैक्टिसिंग दैट मोर। क्लियर? ऑल्सो रीड मोर। यस, रीड मोर। अगेन 2 घंटे रीड करते हो तो 2.5-3 घंटे पे लाओ, अगर आपको इसको और खींचना है तो, और बढ़ाना है तो, अदरवाइज गुड स्कोर। ठीक है, नेक्स्ट, रिव्यू राइटिंग, यूज एन एप्लीकेशन फॉर बैंकिंग। इतने सवाल हैं कि यार ये फातिमा मैम जो है ना एसएसए की, ये मूवी रिव्यू करवाती हैं, बुक रिव्यू करवाती है, बुक की समरी लिखाती है, क्यों? क्या यूज है इसका, क्या एप्लीकेशन है इसका बैंकिंग में? ओके, आई आंसर दिस क्वेश्चन। जब बात होती है लिटरेचर की, जब बात होती है व्हाट यू कॉल साहित्य की, तो किसका नाम आता है? पूला देशपांडे जी का आता है या मकरंद अनासपुरे का आता है? ऑब्वियस सी बात है, पूला देशपांडे जी का। जब बात होती है लिटरेचर की, तो किसका नाम आता है? जो बिदेन का आता है या शेक्सपियर का आता है? डोनाल्ड ट्रंप का आता है कि शेक्सपियर का आता है? विलियम वर्ड्सवर्थ का आता है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का आता है, शेक्सपियर का आता है या डोनाल्ड ट्रंप का आता है? लिटरेचर की बात होती है तो शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, पूला देशपांडे जी। क्यों? क्योंकि इतिहास कहता है साहित्य उसी का अच्छा, लिटरेचर उसी का अच्छा जिसकी कलम चलती है। इसीलिए मैं आपको लिखाती हूं। लिखने से तुम्हारा लिटरेचर, तुम्हारा साहित्य, तुम्हारा लैंग्वेज और अच्छा होता है। दैट इज द रीजन आई मेक यू राइट दिस। इसका सेकेंड यूज आपको डायरेक्टली होता है ऑफिसर के मेंस एग्जाम में, जहां पे एसे और लेटर राइटिंग का कॉन्सेप्ट है। वहां पे तो आपको टाइप करना है, इसीलिए आपको लिखने की आदत डालना है। इसका तीसरा यूज ये होता है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत एनहांस होती है। अभी सपोज मैडम इतने नए वर्ड्स तो सिखाती है, बट उसको यूज कहां करें? क्योंकि आप बोलते तो हो नहीं इंग्लिश, तो यूज करोगे कहां? भाषा के निकलने के 2 ही तो तरीके हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग। सो व्हेनेवर यू राइट, स्टार्ट यूजिंग न्यू वर्ड्स। तो रिव्यू के 3 चीजें। सबसे पहले, इट एनहांसेस द लैंग्वेज स्किल्स। सेकेंड, it is going to be very useful for your mains descriptive writing. And third, it gives you a platform to use new words in your language. ठीक है? नेक्स्ट, स्वाति का क्वेश्चन है, मैम आरबीआई अटेंडेंट इंग्लिश एग्जाम का पैटर्न और लेवल। स्वाति, मैंने कल ही आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का लिया है, लेवल बहुत इजी है, लाइव सेशन हुआ है। आरसी स्टोरी, पैराजंबल स्टोरी, क्लोज टेस्ट स्टोरी, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आएगा, फिलर्स आएंगे, स्पॉट द एरर आएंगे। स्पॉट द एरर के लिए जितने पीडीएफ मैंने ग्रामर के प्रोवाइड किए उसी में से करिए, उसके बाहर रूल्स नहीं आएंगे। एंड द पेपर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी। बट इसके लिए करे क्या? सुधा मूर्ति जी की किताबें पढ़िए। इसके लिए न्यूज़पेपर का सिटी पेज, फ्रंट पेज, आई कैन से स्पोर्ट्स पेज, उतना ही पढ़िए। नेशनल इंटरनेशनल एडिटोरियल को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। सुदर्शन का क्वेश्चन है, मैम ग्रामर पे ज्यादा फोकस करूं कि वोकैबुलरी और आरसी पे ज्यादा फोकस करूं? सुदर्शन, अगर आपकी प्री निकालना यही एक टारगेट है पहला, तो आपका फोकस होना चाहिए वोकैबुलरी प्लस कॉम्प्रिहेंशन। अगर सुदर्शन आपका पहला टारगेट है कि मुझे प्री निकालना है, तो वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन।
सुदर्शन, बिना ग्रामर के भी तुम बैंक में जाके बैठ सकते हो, लेकिन स्टाफ सिलेक्शन की एग्जाम बिना ग्रामर के क्लियर नहीं होती। बिना ग्रामर के तुम असिस्टेंट की एग्जाम आसानी से मेंस भी क्रैक कर सकते हो, बट जहां ऑफिसर एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आ जाता है उसके लिए ग्रामर जरूरी है। सो सुदर्शन, इफ यू आर अ बिगिनर, फोकस मोर ऑन वोकैबुलरी एंड आरसी, एंड देन अगर आप ऑफिसर लेवल का टारगेट कर रहे हो तो फिर ग्रामर फॉर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। ओके, ऑलिव बोर्ड के टेक्स्ट पैक के इश्यू से मैं सच में थक गई हूं। इतने मैसेजेस हैं, मैम मेरा ब्लॉक हो गया, मैम मेरा ब्लॉक हो गया। लिसन, जिन बच्चों ने जुलाई के बाद टेस्ट सीरीज परचेस किए हैं, ऑलिव बोर्ड ने उनके टेस्ट सीरीज को अनब्लॉक कर दिया है। लेकिन जिन बच्चों के जुलाई के पहले के टेस्ट सीरीज हैं, ऑफ कोर्स उनका 1 साल खत्म हो जाएगा जो उस टाइम पे लिया उन्होंने, एंड इट विल नॉट बी अनब्लॉक्ड। फर्स्ट, अगर आपको अब इसके अलावा भी कोई इशू है स्टूडेंट्स, सो आई एम जस्ट गिविंग एन एड्रेस। support@oliveboard.in support@oliveboard.in पे अपना आईडी, अपना पासवर्ड और अपना प्रॉब्लम मैसेज करें। विदिन 24 आवर्स वो सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। वैसे तो उन्होंने जुलाई के बाद के सारे टेस्ट सीरीज को अनब्लॉक कर दिया है, बिकॉज स्टूडेंट्स एवरी टाइम आई कॉलिंग देम अप एंड आर सेइंग दैट कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम डजंट साउंड गुड। तो आप डायरेक्टली इस जाके यहाँ इस वेबसाइट पे जाके, आई मीन टू से इस मेल आईडी पे जाके मेल करें आपका आईडी, आपका पासवर्ड एंड द प्रॉब्लम दैट यू आर सफरिंग। support@oliveboard.in, ठीक है। और प्लीज शुभम सर और मुझे ऑलिव बोर्ड के टेस्ट पैक के लिए और अनिल सर को मैसेज ना करें, आई हैव गिवन यू दिस। ओके, सो इस बार अनहर्ड ऑफ मैंने कुछ इडियम्स लिए हैं। वर्ड्स तो हुए ना लास्ट 3 में, कुछ इडियम्स लेते हैं इस बार। सो लेट्स गेट रेडी विथ सम ऑफ द अनहर्ड ऑफ idioms. The first is shaken shoes और shaken boots. shaken shoes या shaken boots यानी बहुत ज्यादा डर जाना, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना। If you have seen the movie Kanchana, generally the hero in the movie, in the first half of the part, he actually has the problem of shaking in his boots, shaking in his shoes. You can see that. बहुत ज्यादा डर जाना, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाना, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू कांचना, यू कैन सी दैट। नेक्स्ट, सेकेंड हाफ में सबको डराता है, पहले खुद बहुत डरपोक होता है। लेट्स गो फॉर द सेकेंड, अ क्लोज शेव। क्लोज शेव यानी नैरो एस्केप। आप जैसे देख सकते हो यहां जिफ में कि सच अ क्लोज शेव, द गर्ल हैज बीन through such a close shave, very narrow escape from a trouble, from a problem, जिसको हम कहते हैं ना हिंदी में मुहावरा, अरे यार ये बाल बाल बच गया इतनी बड़ी मुसीबत से, that is a close shave. So आज हम ले रहे हैं क्वेस्ट पॉड में मुहावरे, idioms. सबसे पहला है shaken shoes और shaken boots, बहुत ज्यादा डर जाना, trembling with fear, nervousness feel करना, कांचना, part 2, the first half. Second, a close shave. Close shave, as you can see in the GIF, बहुत ही मतलब बड़ी मुसीबत से एकदम बच जाना, that is a close shave. Generally, people survive bigger accidents, a very close shave, through a very close shave you can say. Next, finding a needle in a haystack. ये मुहावरा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। Finding a needle in a haystack, बहुत मुश्किल है ये ढूंढना। जैसे कि सपोज आपकी रिंग गार्डन में खो गई है, सो नाउ फाइंडिंग द रिंग एट द पार्क विल बी सेम एज ट्राइंग टू सर्च अ नीडल इन अ haystack. Okay, getting your ring back which you lost at the park will be like finding a needle in a haystack. It's highly impossible. And if you have seen the movie of Vidya Balan, Bobby Jasus, उसको ऐसे ही कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कि हैदराबाद के एक क्राउडेड एरिया में से इसको ढूंढ के निकालो, उस इंसान को ढूंढ के निकालो। सो द कैरेक्टर दैट विद्या बालन प्लेज इन द मूवी बॉबी जासूस, एंड फॉर हर इट वाज फाइंडिंग द पर्सन वाज लाइक ट्राइंग टू सर्च फॉर अ पर्सन लाइक अ नीडल इन अ haystack. haystack आप देख सकते हैं, नीडल ढूंढना। नेक्स्ट, टू होल्ड द स्केल्स इवन. टू होल्ड द स्केल्स इवन मतलब इम्पार्शियल,
किसी के साथ कोई पार्शलिटी नहीं करना, पूरे ईमानदारी से फैसला सुनाना. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होल्ड्स द स्केल्स इवन फॉर एवरी पर्सन. इट्स इम्पार्शियल फॉर एनीबॉडी. क्लियर? नेक्स्ट, टंग इन चीक. एज यू कैन सी मिस्टर ओबामा, उनके एक्शन से ही पता चलता है. टंग इन चीक यानी आपने कुछ कहा लेकिन उसका इंटेंशन मजाक है, उसका इंटेंशन आयरनिकल है, ह्यूमर है, ओके, जॉक्यूलर है, उसको सीरियस नहीं लेना है. जनरली ये टंग इन चीक वाला एक्सप्रेशन अगर आपने देखा, वो करण जौहर के पे जब कोई मजाक करता है, एंड जनरली ही इज द वन हु गिव्स दैट काइंड ऑफ एक्सप्रेशन many a time. Can see tongue in cheek, which says कि that's a humor, मजाक है. For example, his comments were intended to be a tongue in cheek kind of thing. His comments were intended to be tongue in cheek, but his friends started arguing seriously. उसके comments तो मजाकिया थे, but उसके दोस्तों ने अब seriously argue करना शुरू कर दिया. Clear? चलो आज के 5 idioms. सबसे पहला, द फर्स्ट इज शेकन शूज और शेकन बूट्स. बहुत ज्यादा डर जाना, ट्रेम्बलिंग विथ फियर, टू फील नर्वस. अ क्लोज शेव, बाल बच जाना, वेरी नैरो एस्केप. यू कैन सी जनरली मेजर एक्सीडेंट्स में सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन एक बिल्ली का बच्चा बच गया है, कोई छोटा बेबी बच गया, दैट वाज अ क्लोज शेव. Next, finding a needle in a haystack. Remember Bobby Jasus. Remember, like अगर आप गार्डन में गए हो और आपका रिंग गुम गया, it's like finding a needle in a haystack. Next, to hold the scales even. Remember this. Supreme Court of India is holding the scales even for every citizen of India. Next, tongue in cheek. Remember Karan Johar. मजाकिया बोलना. That is tongue in cheek. Tongue in cheek. Clear? His comments were intended to be tongue-in-cheek, but his friends started arguing seriously. Understood? Let's proceed. Grammar. Grammar में जैसे मैं ले रही हूँ एडवांस ग्रामर में 2 वर्ड्स में बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन है. As और like दोनों भी आते हैं कंपैरिजन के लिए. As और like ये दोनों शब्द आते हैं कंपैरिजन के लिए. जैसे कि My son is like a tiger. My son is like a tiger. यानी I am comparing my son with a tiger. My son does his homework as a genius does. My son does his homework as a genius does. So again I am comparing my son with a genius. His way of doing things to a genius. Right? So ये as और like दोनों words कहाँ आते हैं? When you compare things for comparisons. But इनमें कुछ differences हैं. कैसे differences हैं वो मैं बता देती हूँ. एक shortcut बताती हूँ. Like के बाद ना generally noun आता है. This is a shortcut. और as के बाद वाक्य में आगे एक verb आना चाहिए. जैसे My son is like a tiger. Correct. My son does his homework as a genius does. यहाँ does आया ना? Clear? So generally like के बाद noun और as के बाद verb. ये इसका shortcut है. इसका long cut method बताती हूँ अभी. देखिए. So if you can see this, as के साथ adjective आता है as and as much as. We often use the structure as adjective. जैसे कि she loves curry as much as I do. As much as phrase है I do. He is not as tall as his brother. So when as tall as आया तो you can take it with a noun also. He is not as expensive as the other hotel. ठीक है? So when you are talking about as much as or as adjective as, so then you have to qualify with the same other subject. Next, like. Like is generally followed by a noun. Like is generally followed by a noun. She looks like her mother, right? Next, as if and as though. ये भी कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं, बट कौन सा, एक रियल एक इमेजिनरी सिचुएशन के साथ जब कंपैरिजन होता है तो एज इफ एंड एज दो.
यू लुक एज इफ यू हैव सीन अ गोस्ट, ऐसे दिख रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया है. I felt as if I was floating above the ground. We can say like or such to give example also. जैसे I like fruits. यहां पे like का मीनिंग अलग है. I have given him so many pens, like Reynolds, like China pen, like ball pen. So when you want to give examples, तभी भी like और such आते हैं. Okay. एज और नाउन जॉब के लिए बताने के लिए आता है. एज फ्रेजेस कनेक्ट करने के लिए होता है. एज बिकॉज का भी काम करता है. इतना याद रखना, इनफॉर्मल स्पीच में, इट इज वेरी कैजुअल, इनफॉर्मल स्पीच में कभी कभार हम लाइक का यूज इन दैट वे, इन द वे दैट भी करते हैं. ठीक. नेक्स्ट, एज यूजुअल सम मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स एंड यू शुड अवॉइड देम. सबसे पहला, जनरली स्टूडेंट्स जब कोई डिस्कस वर्ब आप एक्टिव वॉइस में यूज करते हो, डिस्कस वर्ब अगर एक्टिव वॉइस में यूज हो रहा है यानी उसको आईएनजी लग रहा है, तो उसके आगे प्रेपोजिशन नहीं आता है. जैसे लेट्स डिस्कस अबाउट डीमोनेटाइजेशन, रॉन्ग. लेट्स डिस्कस डीमोनेटाइजेशन. ही इज डिस्कसिंग अबाउट जीएसटी, wrong. He is discussing GST. They were discussing on women empowerment, wrong. They were discussing women empowerment. Clear? Discuss अगर active voice में use होता है तो उसके साथ preposition नहीं आता है. You can see that. Next, generally 10 years back, 5 years back नहीं बोलते. You always say 10 years back, wrong. 10 years ago, many years ago, 5 years ago. years के साथ back से ज्यादा करेक्ट है ago. ओके, ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि अगर आप कोई रिटर्न एग्जाम लिखने वाले हो तो व्हाट डू यू से? कैन यू से, अगर आप मम्मी को बोल के जाते हो ममा आई एम गोइंग फॉर एन एग्जाम, सो ममा आई एम गिविंग एन एग्जाम और ममा आई एम टेकिंग एन एग्जाम. You have to say mama I am taking an exam. अगर आप कोई written exam देने जा रहे हो तो you cannot say I am giving an exam. No, I am taking a test. If you are going to go for a written exam, then you have to say I am taking a test. I am taking an exam. Clear? You cannot say I am giving an exam. Understood? चलो, the last part, motivation. स्टूडेंट्स, आज का जो मोटिवेशन है वो सेशन बहुत छोटा रखा है मैंने, क्योंकि अगर आपको इन दो के बीच का फर्क समझ में आ गया, इन दो शब्दों के बीच का फर्क समझ में आ गया, तो जिंदगी में तुम्हारे लिए ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो तुम हासिल नहीं कर सकते. ऐसे कौन से दो शब्द हैं मैम बताइए? श्योरली द टू वर्ड्स आर इन दो वर्ड्स का फर्क आपको पता होना चाहिए, सीरियस एंड सिंसियर. मैम मैं पढ़ाई के मामले में बहुत सीरियस हूं, मैम बैंकिंग मुझे सीरियसली करनी है, इस शब्द को अपनी डिक्शनरी से ही हटा दो. क्यों? क्या फर्क है इसमें? सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाती हूं, ज्यादा साइकोलॉजी ज्यादा फिलॉसफी में नहीं जाएंगे. सीरियसनेस मतलब जहां इंसान अपने दिमाग का काम ज्यादा करता है, एक्शंस कुछ नहीं होते, सोचते ही रहता है, मुझे बैंकर बनना है बनना है बनना है, सीरियस एटीट्यूड. अगर आपको बैंकर बनना है, 5 बजे उठना है, पढ़ाई करनी है, रात में 10 बजे तक पढ़ाई करनी है, किसी के साथ पार्टी नहीं करना है, किसी शादी में नहीं जाना है, ऐसी कोई चीज में इन्वॉल्व नहीं होना है जो तुमको लगता है कि तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा. दैट इज सिंसियर. सिंसियरिटी इज जनरली डिफाइंड बाय योर एक्शंस. Sincerity is generally defined by your actions. Seriousness is generally defined by your conversation. Seriousness सिर्फ तुम्हारे शब्दों में दिखती है, sincerity तुम्हारे actions में दिखती है. 17 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में ये चीज मैं जान चुकी हूं. काम नहीं आता, सीरियसनेस काम नहीं आता. जो काम आता है, जो रिजल्ट्स देता है, वो ये शब्द है. सीरियसनेस शब्दों में दिखती है. मैम कल से पढ़ता हूं, मैम 1 हफ्ते बाद पढ़ूंगा, मुहूर्त निकालते ही रह जाओगे. जो इंसान कर दिखाता है उसको हम कहते हैं सिंसियर. मैम कर दिखाना कितना मुश्किल है ना? हाँ मैं जानती हूं काफी मुश्किल होता है, बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन अगर उस करने को आप 1 day at a time लो,
अगर उस करने को आप 1 टास्क एट अ टाइम लो तो बहुत आसान हो जाता है। मुझे पूरा दिन पढ़ना है, मुश्किल चीज, लेकिन अभी मुझे 2 घंटा इंग्लिश की रीडिंग अच्छे से करना है। लेट्स फोकस ऑन दैट। सिंसियरिटी, 1 टास्क एट अ टाइम, 1 थिंग एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम अगर आप लोगे तो दैट इज सिंसियरिटी। सिंसियरिटी तुम्हारे एक्शंस में दिखती है और सीरियसनेस तुम्हारे सिर्फ शब्दों से छलकती है। आर यू क्लियर विद दिस? फर्स्ट। सेकेंड पार्ट, स्टूडेंट्स, मैंने ये एग्जाम्पल मेरे 5th ऑनलाइन बैच के बच्चों को भी दिया है, बट अगेन आई वांट टू रिपीट दिस इन क्वेस्ट पॉड ताकि ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बजाज स्कूटर का प्रोडक्शन अभी बंद हो चुका है, राइट? बजाज स्कूटर का प्रोडक्शन अभी बंद हो चुका है, लेकिन अगर बजाज कंपनी वापस से स्कूटर शुरू करती है 500 रुपए में, सिर्फ 500 रुपए में, तो बजाज स्कूटर की दुकान के बाहर भीड़ लग जाएगी, राइट? परंतु बजाज ने उसके ऊपर कुछ लिख रखा है। ये स्कूटर अगर आपको खरीदनी है तो चालू करते समय 100 किक मारने पड़ेंगे। स्कूटर रास्ते में कहीं पर भी बंद पड़ सकती है। एक बार बंद पड़ने पर कम से कम 150 किक के बाद यह स्कूटर चालू होती है। अब जिसको लेना है यह स्कूटर 500 में लेकर जाओ। देखा तो खरीदार कोई नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आज का जो जमाना है, आज का जो जनरेशन है, आज जो दुनिया चल रही है, पीपल वांट पीपल हु आर सेल्फ स्टार्टर्स। किक स्टार्ट वाला किसी को भी नहीं चाहिए, भले वो 500 में मिलता है। इवन इफ योर वैल्यू इज चीप, बट इफ यू आर अ किक स्टार्ट पर्सन, नोबडी विल बाय यू। भले तुमको मैं 5000 में काम कर लूंगा, बट हर बार तुमको काम बोलना पड़ेगा तो कोई तुमको नहीं लेगा। भले ही तुम कहो मैडम 10,000 लूंगा, लेकिन आपको एक बार भी बता देना, खत्म, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं। दैट इज व्हाट इज सेल्फ स्टार्ट। 5 बजे उठना है, अलार्म लगा रहे हो, मम्मी चिल्ला रही है, डैडी चिल्ला रहे हैं, पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। ऐसा बच्चा लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज दीज आर किक स्टार्टर्स। लेकिन जिसको पता है कि 5 बजे उठना है क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी से कुछ हासिल करना है, दीज आर सेल्फ स्टार्टर्स, जिनको किसी की जरूरत नहीं होती है। आज जमाना सेल्फ स्टार्ट का है। इमेजिन करो, आप आज कोई भी 2 व्हीलर भी लेने जाते हो तो सब 2 व्हीलर सेल्फ स्टार्ट है। किक स्टार्ट की गाड़ियां नहीं चलती है, लोग लेना भी नहीं चाहते आपको। सेम थिंग अप्लाइज फॉर एम्प्लॉयज, सेम थिंग अप्लाइज फॉर एम्प्लॉई, ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयर्स, इवन सक्सेस इन लाइफ। सक्सेस भी उसी को मिलता है जो सेल्फ स्टार्ट है। किक स्टार्ट वालों के लिए इस दुनिया में तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। सेल्फ स्टार्ट यानी वो इंसान जिसको पता है कि वो क्यों कर रहा है, कब तक करना है, कैसे करना, और उसको कर दिखाना है। So next time you address yourself, please make a point that you become a self-starter. Don't be a kick-starter. Understood, students? Chaliye, thank you so much. Have a wonderful weekend and get ready, be prepared to listen, to watch the next episode of Chronicles of Triumph coming up tomorrow morning. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. God bless you.